फ्रियोन कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की चर्चा की, हमने डेफिनेशन की बात की। डेफिनेशन में हमने कहा मैथेन और एथेन, CH4 और C2H6 के क्लोरोफ्लोरोबेंजीनों को ही क्या कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। मतलब ये हो गया इनमें से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, फिर क्या हो जाए, या फिर क्लोरीन, हाइड्रोजन निकाल कर क्लोरीन जोड़ दिया जाए, क्लोरीन जोड़ दिया जाए। इन सबको हमने क्या कहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाए। मैं कहूं फ्रियोन कहाँ है, ठीक है। तो अब अपने पास बात करते हैं फ्रियोन का फॉर्मेशन कैसे करना है। फ्रियोन का निर्माण, देखो फ्रियोन का निर्माण करते समय अपने को याद रखना, फ्रियोन का निर्माण हम क्लोरोफॉर्म से कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से कर सकते हैं। फ्रियोन का निर्माण हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म से कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कह दूं हेक्साक्लोरोएथेन से कर सकते हैं। कैसे, जैसे मतलब मेरे पास है CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अपने पास है। इसकी क्रिया आपको करवानी है, किसके साथ करवानी है, जैसे मैं HF के साथ कराओ। अभिक्रिया है वो SbF6 की उपस्थिति में होगी। अभिक्रिया है तो उत्प्रेरक अभिक्रिया में आएगा वो SbCl5 की उपस्थिति में होगी, ठीक है। इस लिए अपने आप में कोई संबंध है, इससे क्रिया करना अपने पास में ऐसे यहां से क्या जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और अपने पास CCl3 है। देखो इसमें क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है, कार्बन भी है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो, या मैं ऐसा करके इसको फ्रियोन कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मेथेन के क्लोरीन और क्लोरीन क्या है, द्वित्वक है। इसी प्रकार से मैं कहूं कि मेरे पास जैसे CCl3 F है, इसकी क्रिया मैं पुनः इसी से करवा दूं और वही हमने SbCl5 की पोटेंशियल में HCl का अपने पास करना है CCl2F2 बन जाएगा। ये भी अपने आप में क्या है, एक फ्रियोन है। ये भी क्या अपने आप में एक फ्रियोन है। अब फ्रियोन के आगे नाम क्या है इनके, वो हम इसके नोमेनक्लेचर में जानेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे मैं ऐसा कर दूं कि मेरे पास है C2CH6, कार्बन है 2 और क्लोरीन कितने 6, हेक्साक्लोरोएथेन। इसमें आप क्या जोड़ोगे, इसमें भी क्या जोड़ोगे आप, इसका क्लोरीन कितने, क्लोरीन से क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे तो अपने पास हम क्या लिखेंगे, 2HF के साथ क्रिया कराएंगे तो अपने पास बनेगा 2CH4F2 और 2HCl। ये भी अपने आप में क्या है, फ्रियोन है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये हो रहा, आप फ्रियोन के निर्माण में आप कहोगे कि मैथेन व एथेन की जो क्लोरो या क्लोराइड है उनकी क्रिया HF के साथ SbCl5 की उपस्थिति में करवाने पर अपने पास फ्रियोन का निर्माण होता है, इन सब का निर्माण होता है। अब कई बार क्या होता है, इन शब्द में से अपने से कई बार पूछे फ्रियोन 1 का नाम सूत्र बताओ, फ्रियोन सूत्र लिखता है इसका नाम लिखो, तो हम अगला बिंदु पढ़ेंगे फ्रियोन का नामकरण। अगला बिंदु अपना क्या है, फ्रियोन का नामकरण करेंगे। लिखिए अगला बिंदु हम चालू करते हैं, इसी में वो है फ्रियोन का नामकरण। हम लिखेंगे फ्रियोन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। आज का बिंदु अपना आ जाएगा, आज की इस टॉपिक में हमने पॉइंट डाला है फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से इसका नाम लिखा जाए, तो मैं ऐसा कह दूं, जो सामान्य फ्रियोन है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, या मैं ऐसा कह दूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही क्या कहते हैं, फ्रियोन कहा जाता है। और फ्रियोन के नामकरण में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या का उल्लेख किया जाता है, जिसपे फिर से सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। मैं ऐसा कहती हूं, इसके नामांकन में
कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या का उल्लेख किया जाता है। आता है इसे क्या हम लिखेंगे, याद रहे हम लिखेंगे फ्रियोन, नाम लिखते समय याद रखो फ्रियोन अक्ष वाई और जेड दबा लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, फ्रियोन अक्ष वाई और जेड। अब देखो फ्रियोन नाम तो फिक्स हो गया, अपने को फ्रियोन तो क्या है फिक्स है इसका नाम, फ्रियोन तो लिखना ही लिखना है। इसके साथ अक्ष वाई और जेड क्या है उनके बारे में अपने को लिखना है। देखो यहाँ है वो अक्ष बराबर है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन के सूत्र में, फ्रियोन में आप लिखोगे फ्रियोन में उपस्थित कार्बन की संख्या, फ्रियोन में उपस्थित कार्बन की संख्या में से एक कम, यानी जितने कार्बन की संख्या है उसमें से एक घटाना है, जितना उतरा है वो अक्ष का मान आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से y बराबर लिखोगे फ्रियोन की संख्या, फ्रियोन में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या में से एक अधिक ज्यादा, एक ज्यादा है क्या लिखेंगे H+1, हाइड्रोजन में एक जोड़ दिया जाएगा, यानी जितने भी H है उनमें एक जोड़कर हम लिखेंगे तो क्या आएगा H+1। और Z बराबर हो जाएगा फ्रियोन में उपस्थित फ्लोरीन की संख्या। ये अपने पास याद रखना, अक्ष बराबर क्या लिखेंगे, फ्रियोन में उपस्थित कार्बन की संख्या, y बराबर फ्रियोन में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या में से एक ज्यादा, यानी संख्या में एक का योग करना है, यहाँ संख्या में एक घटाना था, यहाँ z बराबर क्या है, फ्रियोन में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। देखो आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, कैसे, फ्रियोन का नोमेनक्लेचर करते समय अपने को याद रखना, अक्ष के यानी फ्रियोन अक्ष वाले जेड के रूप में लिखेंगे इसको। यहाँ अक्ष क्या है, उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या में से एक कम, जितने भी कार्बन परमाणु है एक है तो उसमें से एक घटा देंगे 0, 2 है तो 2 एक घटा देंगे 1, यानी एक कम करेंगे। y है ऊपर यानी फ्रियोन में उपस्थित हाइड्रोजन संख्या में एक अधिक एक जोड़ा जाएगा, और z है फ्रियोन में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसका नोमेनक्लेचर में आप इन तीनों का उपयोग कर सकते हो। अब इन चीजों को अपने को उदाहरण द्वारा समझाना है। किसके द्वारा समझाना है, उदाहरण द्वारा अपने को समझाना। देखो उदाहरण हम लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखो अभी हमने लिखे, इसके आधार पर चलेंगे तो देखो अपने पास एग्जांपल अभी हम बात करते हैं। जैसे अपने पास आ गया CCl3F, आपसे कोई पूछे इसका नाम बताओ, एक बार कह दूंगी CCl2F2, ये पूछ लिया जाए। दूसरा एग्जांपल एक अपने से कहते हैं कि C2Cl4F2, ये पूछ लिया जाए। एक बार कहते हैं CCl4F, ये पूछ लिया जाए। फिर अपने से कहा जाए बताओ अब इनके नाम बताओ क्या है, तो नाम बताते हैं। नाम के बारे में हम चर्चा है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। नाम लिखते समय अपने क्या लिखना है, फ्रियोन अक्ष वाई और जेड। यहाँ अक्ष की वैल्यू लिखेंगे, अक्ष में हमने लिखा है अक्ष बराबर क्या है C - A, मतलब कार्बन की संख्या C
c माइनस 1 कार्बन संख्या माइनस 1, यहाँ कार्बन संख्या कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब सीमेंट कितनी आ गई 0 आ गई। हमारे पास y बराबर थी, अब क्या था h हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1, यहाँ हाइड्रोजन संख्या तीनों कितना है 1 में नहीं, तब लिखिए 0 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 1। इसी प्रकार से हम लिखेंगे z बराबर फ्लोरीन परमाणु संख्या, यहाँ फ्लोरीन कितना है 1, अतः अपन क्या लिखेंगे इसका नाम देखो हम लिखेंगे फ्रियोन। अब यहाँ पर x y z का नाम जितना मान आया लिख दो, 0 आया लिखो तो ठीक है, वरना नहीं लिखो चल जाएगा, आगे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ y का मान कितना है 1, यहाँ z का मान कितना है 1, तो अब इसका हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 11। किसका कितना है ये, किसका नाम है CCl3, F का नाम क्या है फ्रियोन 11। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी बात कर लो, यहाँ कहेंगे हम लिखते हैं कैसे लिखेंगे फ्रियोन अक्ष y z। तो देखो पहले अक्ष बराबर क्या लिखोगे, कार्बन की संख्या -1, तो आप यहाँ लिखोगे c -1, c का मान 1 है, -1 बराबर 0। अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। और यहाँ पर फिर लिखेंगे y बराबर क्या था h प्लस 1, यहाँ h की वैल्यू है नहीं, तो 0 प्लस 1 बराबर क्या होगी 1। फिर यहाँ हमारे पास y बराबर j बराबर क्या था, फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं 2 है, तो अब इसका नाम क्या रहेगा, हम लिखेंगे फ्रियोन। अब देखो क्या लिखोगे, यहाँ इसके कितना है 0 लिखो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यहाँ 1 यहाँ कितना है 2, ये इसका नाम क्या हो गया फ्रियोन 12, इसका नाम क्या हो गया फ्रियोन 12 हो गया। इसी प्रकार से इसकी बात करो, यहाँ पर भी आप वही सिस्टम लगा लो, क्या लिखोगे x की वैल्यू निकालो पहले, फिर y की निकालना, फिर z की निकालना, और अपने पास क्या है फ्रियोन अपने को लिखना है। अब देखो फ्रियोन में अपने पास क्या x की वैल्यू क्या है, कार्बन संख्या -1, अब देखो c -1 बराबर c कितना है 2 -1 बराबर क्या हो गया 1। देखो कार्बन कितने हैं 2 है, फिर अपने पास है इसमें क्या है h प्लस 1 बराबर, अपने पास h क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2। और यहाँ पर क्या क्लोरीन 1 हो गया, इसका 1 काम जोड़ो, फ्रियोन भी लिखेंगे 1 2 और 1, ये क्या हो गया फ्रियोन 121 हो गया। इसी प्रकार से इसकी चर्चा करो, इसकी चर्चा में आपका लिखोगे पहले तो यहाँ लिखना फ्रियोन, लिखा ये फ्रियोन हो गया। फिर आगे अपने को अक्ष की वैल्यू निकालो, कार्बन संख्या में से 1 घटा दो, कार्बन की संख्या में से 1 घटा दो, कार्बन कितने 2, 1 घटा दो 1। फिर आपका देखो हाइड्रोजन संख्या में 1 जोड़ दो, इसमें हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, 1 जोड़ दो 1। फ्लोरीन की संख्या जितनी है उतनी लिखनी है, यहाँ पे कितने 2, तो ये किसका उत्तर हो गया फ्रियोन 112 का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया आपको। इसी प्रकार से क्या है, चाहे कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए, फ्रियोन से संबंधित कोई भी सूत्र दे दिया जाए, फिर आपसे कहा जाए इनके नाम लिखो, तो आप आसानी से इनकी सहायता से आराम से इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं फ्रियोन के भौतिक गुणों की बात करते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है इसमें फ्रियोन के भौतिक गुण। देखो हमारे पास बात है फ्रियोन के भौतिक गुण। आप चाहो तो लिख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रियोन। फ्रियोन के भौतिक गुण है, फ्रियोन क्या क्या काम आता है, इनके भौतिक गुण क्या क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फ्रियोन क्या है, रंगहीन है, दूसरा गंधहीन है, रंगहीन है, गंधहीन है, तीसरा वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव है। ठीक है, फ्रियोन है वो रंगहीन है, दूसरा कैसा है गंधहीन है, तीसरा कैसा है वाष्पशील द्रव है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कहेंगे निष्क्रिय है, निष्क्रिय है यानी किसी से क्रिया नहीं करता, निष्क्रिय है, निष्क्रिय वातावरण पैदा करने में इसका प्रयोग करते हैं। यानी हम कहें ऐसा स्थान हम बनाना चाहिए जहां किसी भी यौगिक की क्रिया ना हो, इसका स्प्रे किया जाता है, निष्क्रिय वातावरण में किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक वो कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसका क्वथनांक कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भौतिक गुण में याद रखना, फ्रीऑन के भौतिक गुण है उनमें अपने को पहला याद रखना रंगहीन होता है, दूसरा गंधहीन होता है, तीसरा वाष्पशील द्रव है, चौथा निष्क्रिय है और पांचवा क्वथनांक कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्वथनांक कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार से अब इसकी यूज जानना चाहें, उपयोग जानते हैं किसके CFC के उपयोग, फ्लोरोक्लोरोकार्बन फ्रीऑन के उपयोग कौन कौन से। देखो उपयोग की बात करें तो सबसे पहला उपयोग देखो ये रहा, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या लिखोगे, पहला उपयोग लिखोगे निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, वातावरण उत्पन्न करने में। पहला है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, या ऐसा करते। दूसरा एक्रिय विलाय के रूप में, एक्रिय विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विलाय कैसा है, अक्रिय विलाय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे की बात करें, इंपोर्टेंट है क्या कि ये क्या है, वातावरण को ठंडा बनाने का काम आता है। वातावरण को वहां पर क्या है ठंडा बना देता है। इसमें कहते हैं एसी और फ्रीज होते हैं, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में होते हैं एसी और फ्रीज है, उसमें परशीतक के रूप में एसी व फ्रीज में परशीतक के रूप में, शीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपोर्टेंट बात यही है कि वातावरण को ठंडा बनाने के एसी और फ्रीज है, उनमें परशीतक का मतलब है वातावरण ठंडा होता है, टेम्परेचर को कम करना, वस्तु के टेम्परेचर को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसको बात ये करें, इसके हानिकारक प्रभाव भी, दुष्प्रभाव भी है क्या कि जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अपने वायुमंडल में विषैला प्रभाव डालती है। वायुमंडल का जो अपना एक रक्षा कवच है, एक परत है रक्षा कवच, ओजोन परत, जिसको रक्षा कवच बोलते हैं, उसका अपघटन करने में भी इसका क्या है अहम योगदान है। ये क्या उसका अपक्षय करने में, उसको पिघलाने में, उस परत को कमजोर करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए ये हानिकारक भी है। और अगर मान लो वायुमंडल की जो ओजोन परत का अपक्षय हो जाएगा, अगर वो उसमें होल हो जाते हैं, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणें हैं वो सीधा पृथ्वी पर आएंगी और पृथ्वी पर आकर पृथ्वी की जो प्रजातियां पृथ्वी पर पड़ जाएंगी, जीवित हैं, सजीव हैं, उन पर अपना सीधा डायरेक्ट प्रभाव डालेंगी। जैसे मैं कहता हूँ ब्लैक बॉडी इफेक्ट है। इसके अलावा हम कहें कि अपने पास बॉडी का यानी त्वचा का रंग है वो ब्लैक हो जाना, त्वचा कैंसर है, ये सभी क्या है उस ओजोन यानी पैराडाइमिक विकिरणों के कारण होते हैं। इसलिए ये जो CFC है इसका दुष्प्रभाव भी है। ये क्या करता है, अपने वायुमंडल में उपस्थित अपने जो रक्षा कवच या अपने जो क्या है एक सुरक्षा कवच का कार्य करने वाली ओजोन परत है, उसका अपघटन करते हैं। अगर उसका अपघटन हो जाएगा तो सूर्य से जो हानिकारक विकिरणें हैं वो सीधा पृथ्वी पर आएंगी और उससे क्या है कई हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या होता है कि जो फ्रीऑन के बारे में हम जो टॉपिक लिया था वो अपना एक छोटा सा टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। अब इसी में एक छोटा सा बिंदु और ले लेते हैं जिसका नाम है, इसी में एक छोटा सा बिंदु है जिसको हम लिखेंगे DDT। सेकंड टॉपिक इसमें लेंगे DDT। देखो फिर नाम याद रखना कि कई बार इस DDT का पूरा नाम पूछ लिया है, अपने से फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DDT का आप याद रखना, DDT का अर्थ होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका पूरा नाम याद रखना। अपने को क्या लिखेंगे, पैरा उबाल को समझना। पहले क्या लिखोगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसका क्या नाम है, पूरा नाम है। क्या नाम है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो
एच एन इसका पूरा नाम। इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसकी संरचना ये है, इसका सूत्र इस प्रकार से, हालांकि हमने पीछे बनाने की अभिक्रिया भी जा रहा था, इसकी स्ट्रक्चर भी जा रहा, सूत्र भी जा रहा था। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं ये एच यहाँ है, इसकी चार संरचना पूरी करनी है कार्बन की, ये ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान देना, डाइक्लोरो 1 2 दोनों कहां है, पैरा इसको बीच में काट कर लिखोगे पैरा कोमा पैराडेक्स, क्योंकि दोनों को पैरा नहीं एक पैराडेक्स हो गए, तो पैरा और पैराडेक्स डाइक्लोरो, डाइफेनिल डाइफेनिल ट्राइक्लोरो 1 2 3 ट्राइक्लोरो एथेन 1 2 कार्बन, क्या हो गया एथेन, इसका क्या हो गया नाम हो गया। क्या बोलेंगे, डीडीटी का पूरा नाम है पैरा पैराडेक्स डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका संरचना सूत्र ये है, इसका निर्माण यानी इसका संरचना इस प्रकार से है। अब देखो इसका यूज क्या होता है। पहले कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा भी प्रत्येक घर में डीडीटी का छिड़काव होता था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव के कारण इसमें जो कमेंट की इसमें जो इसके हानिकारक प्रभाव के कारण इस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन ध्यान दें, सबसे पहले इसका उपयोग क्यों करते थे, इसका छिड़काव क्यों करते थे, कारण क्या है, तो इसका सीधा प्रभाव मच्छरों पर पड़ता है। मच्छर मारने की दवा है, मच्छरों को नष्ट करने के काम में आता है। मच्छर है, इसके अलावा खटमलों को भी मारने की दवा इसी डीडीटी का प्रयोग करते हैं। खटमल और मच्छरों को नष्ट करने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। अब होता क्या है, डीडीटी क्या है, जल में अवैलेबल। डीडीटी का अपघटन वायुमंडल में आसानी से नहीं होता है, इसलिए क्या है, जब इसका स्प्रे किया जाता था उसमें यही डीडीटी अपने खाद्य सामग्री पर क्या हो जाती थी, जाकर गिर जाती थी, खाद्य सामग्री पर क्या इकट्ठी हो जाती थी, और वो खाद्य सामग्री हम क्या है भोजन के साथ ग्रहण करते, और भोजन के साथ ग्रहण करके मानव शरीर में पहुंच जाता, और मानव शरीर में जाने के बाद डीडीटी अपने हानिकारक प्रभाव दर्शाता। इसलिए इस पर क्या है बैन लगा दिया गया, इसको रोक लगा दी गई, इस पर डीडीटी का स्प्रे नहीं किया जाता है। डीडीटी का क्योंकि हानिकारक केवल मच्छर और खटमलों को मारने में काम में आता है, ठीक है। तो डीडीटी के बाद में इसी प्रकार से एक छोटा सा बिंदु है, छोटा सा तीसरा बिंदु है, वो है याद रहे एक कीटनाशक दवा जिसको हम बोलते हैं BHC। क्या नाम है, BHC। देखो पूरा नाम ध्यान देना, बी का नाम होता है बेंजीन, एच का होता है हेक्सा, और सी का होता है क्लोराइड। क्या नाम हो गया आपका, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को हम कैसे बनाएंगे, ये मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन से इसका निर्माण है, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, सभी जगह क्या है हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप सभी के सभी क्या होंगे, जो बेंजीन में इसमें क्या है हाइड्रोजन का योग करा हो प्रकाश की उपस्थिति में, तो अपने पास क्या होगा, ये यहाँ पर भी क्या हाइड्रोजन है और Cl जुड़ गया, हाइड्रोजन है और Cl जुड़ गया, हाइड्रोजन भी है और Cl जुड़ गया, हाइड्रोजन भी है Cl जुड़ गया, H और Cl, और यहाँ पर भी H और Cl। ये इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, BHC। देखो इसमें ध्यान देना, इस BHC की स्थिति में आपको ध्यान देने की बात है वो ये है कि इसमें देखो आपके पास कार्बन कितने दिनों, आपको 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, क्लोरीन कितने हैं 6 हैं, तो तीनों कितने हैं 6 इसको बोलते हैं ट्रिपल 6 भी कहा जाता है। इसी का एक सामान्य नाम है क्या है, ट्रिपल 6 या 666 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों की संख्या कितनी होती है 6 6 और 6 होती है। तीनों की संख्या कितनी होती है 6 6 और 6 होती है। कैसे, कार्बन लो 1 2 3 4 5 6 लीजिए, हाइड्रोजन मिलो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, क्लोरीन मिलो वो भी 6, इसको क्या बोलेंगे ट्रिपल 6 भी कहा जाता है। देखो क्या होता है कि इसका व्यापारिक नाम गैमेक्सिन या सिलिडेन है, इसका व्यापारिक नाम क्या है गैमेक्सिन, गैमेक्सिन या सिलिडेन है।
गैमेक्सिन या सिलेन है जिसका उपयोग है कीटनाशी औषधि के रूप में किया जाता है, कीटनाशी दवा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके जो यूज है वो क्या है, कीटनाशी दवा के रूप में है और इसके अनेक समाधि पाए जाते हैं। बीएससी के अनेक समाधि जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, थीटा, ये सभी क्या है, इसके अनेक समाधि हैं। ये सब क्या है, इसके बीएससी के समाधि है। इनमें से जो गामा समाधि है वो क्या है, सबसे प्रभावी होता है क्योंकि इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है और इस समाधि का आकार छोटा होने के कारण यानी सबसे ज्यादा प्रभावी समाधि कौन सा है, गामा है। क्यों है, क्योंकि इसका आकार क्या है, छोटा है और आकार छोटा होने के कारण क्या है, आकार छोटा होने के कारण इसकी भेदन क्षमता क्या है, ज्यादा है और भेदन क्षमता अधिक होने का ये क्या है, अपने प्रभाव है वो आसानी से दर्शाता है, अपना इफेक्ट है वो जल्दी दर्शाता है। इस प्रकार से सबसे ज्यादा प्रभावी क्या हो गया, बीएससी गामा, बीएससी गामा सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया। इसका उपयोग कीटनाशी औषधि के रूप में करते हैं। इसका पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसको ट्रिपल 6 भी कहा जाता है, इसका व्यापारिक नाम गैमेक्सिन या सिलेन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक है इसमें समझ में आया है, अच्छे हैं। चलो ठीक है दोस्तों।